वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, पहले हम बात करेंगे कार्बन परमाणुओं द्वारा शाखित श्रृंखला बनाने पर, ब्रांच चेन बनाने पर। आखिर कार्बन के जो परमाणु है ब्रांच चेन बनाते कैसे हैं, शाखित श्रृंखला बनाते कैसे हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि जो यौगिक बनते हैं उनका हम नामांकन कैसे करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम कार्बन परमाणुओं द्वारा शाखित श्रृंखला बनाने पर, ब्रांच चेन बनाने पर। कैसे बनती है देखिए, मान लीजिए हमारे पास किसी कार्बन चेन के अंदर 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्यों बोले मैंने, 3 क्यों नहीं बोले? वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि संरचनात्मक समावयव की अगर हम बात कर रहे हैं, शाखित श्रृंखला की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें कम से कम 4 कार्बन परमाणु हमारे पास में होने चाहिए। ठीक है, क्यों होने चाहिए देखिए मैं समझा देता हूं आपको। मान लीजिए हमारे पास में 3 कार्बन परमाणु। देखिए पहले तो मैं 4 बना के दिखाऊंगा आपको। 4 शाखित श्रृंखला का अर्थ बता देता हूं मैं आपको। 2 3 4 4 कार्बन परमाणु हैं। और ये जो 4 कार्बन परमाणु हैं ये एल्केन भी हो सकते हैं, एल्कीन भी हो सकते हैं और एल्काइन भी हो सकते हैं। यानी इनके अंदर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है सबके बीच में, या फिर एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड के हिसाब से। ठीक है, ये हम ये मानते हैं कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी ये एल्केन है। एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये एल्कीन। अब इस तरह जो श्रृंखला होती है जिसमें हम सीधे रूप से हम लिख देते हैं, कार्बनों को लिख देते हैं और उसके बीच में बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, ये जो श्रृंखला बनी है कार्बन कार्बन की, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। क्या बोलते हैं? सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला, स्ट्रेट चेन, सीधी श्रृंखला। ठीक है,
जब हम सीधी श्रृंखला की बात करते हैं तो वो तो हम लगातार बनाते ही आ रहे हैं, सीधी श्रृंखला बनाना हम जानते ही। कैसे बनाते हैं सीधी श्रृंखला, इसमें और समझ लें। कार्बन जितने भी मौजूद हैं सारे कार्बन लिख दिए हमने, और उसके बाद में उनके बीच में सहसंयोजी आबंध बना दिए। एल्केन्स की बात हो रही इसलिए सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, कार्बन की वैलेंसी, प्रत्येक कार्बन परमाणु की वैलेंसी पूरे करते हैं। वैलेंसी पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन लगाते हैं या बॉन्ड बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। यहां पे भी हाइड्रोजन लगाएंगे, यहां भी हाइड्रोजन लगाएंगे, यहां भी हाइड्रोजन लगाएंगे। वैलेंसी 4 होती है इसलिए करते हैं काम, 1 2 3 4 हो गए ना। प्रत्येक कार्बन परमाणु की वैलेंसी पूरी कर देते हैं हम हाइड्रोजन लगा करके, ठीक है। फिर हम इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से लगा देंगे। देखिए ये हाइड्रोजन लगा दिया, 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 इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया और इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। और इस सीधी श्रृंखला को हम अन्य रूप में कैसे लिख लेते हैं, देखिए C और 3 कार्बन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे, तो हम इसको लिख देंगे CH3। फिर बॉन्ड बना देंगे ये अगला, फिर C से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो उसको लिख देंगे CH2। फिर बॉन्ड बना देंगे, इससे 2 जुड़े हुए हैं तो उसको हम CH2 लिख देंगे। फिर इस वाले कार्बन की बात करते हैं, इससे 3 जुड़े हुए हैं तो उसको हम CH3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये तो क्या है, दोनों की दोनों स्ट्रेट चेन है, सीधी श्रृंखलाएं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कार्बन परमाणु शाखित श्रृंखला बना देता है, ब्रांच चेन बना देता है। अब ब्रांचिंग का मतलब क्या हुआ, ब्रांचिंग का मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास में 4 कार्बन के परमाणु थे, तो देखिए इन 4 कार्बन के परमाणु हैं 1 2 3 और 4 थे ना। वैलेंसी हम बाद में पूरा कर लेंगे, वैलेंसी पूरा करना तो बहुत आसान है, हाइड्रोजन लगाने होते हैं खाली। और ये ध्यान रखना वो होता है कि 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनने चाहिए, क्योंकि कार्बन के पास में 4 ही वैलेंसी होती है, 4 ही सहसंयोजक आबंध होते हैं, ठीक है। तो हमने 4 कार्बन लगा दी। अब हमें शाखित श्रृंखला बनानी है। शाखित श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि 4 कार्बन अगर हमारे पास में है तो उनमें से एक कार्बन जो है वो अपना स्थान छोड़ता है और अपना स्थान छोड़ करके किसी दूसरे कार्बन के ऊपर चिपक जाता है। अब दूसरा कार्बन कौन सा हो सकता है, 3 कार्बन बच गए, इस पे भी चिपक सकता है, इस पे भी चिपक सकता है, इस पे भी चिपक सकता है। लेकिन ध्यान रखना है हमें, यहां पर पहले कार्बन पे ये नहीं चिपक सकता, और अंतिम जो कार्बन है उसके ऊपर भी ये नहीं चिपक सकता। क्यों नहीं चिपक सकता, कि शाखित श्रृंखला बनाने की ये शर्त होती है, ये नियम होता है कि जहां पर भी कार्बन परमाणु चिपका है या कार्बन परमाणु हमने लगाया है, वो उसके बाद में कम से कम एक कार्बन परमाणु अवश्य आना चाहिए। अगर उसके बाद में एक कार्बन परमाणु नहीं आ रहा है तो हम उसको शाखित श्रृंखला नहीं कह सकते, ब्रांचिंग नहीं कह सकते, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम इसको यहां पे लगा दें तो क्या पोजीशन आएगी, देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, और इस कार्बन को उठा के हमने मान लीजिए इसके यहां सिरे पे लगा दिया, ठीक है, और बॉन्ड लगा दिए 1 2 3। तो देखने में क्या हो रहा है, क्या नजर आ रहा है हमें ये नजर आ रहा है कि ये शाखित नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद में एक कार्बन नहीं है, ये हल्की सी बैंड हो गई है, घूम गई है, खाली घूम हो गई, टर्न हो गई ना, ये जा रही थी, हल्की सी बैंड हो गई, ठीक है ना। तो शाखित श्रृंखला के लिए, ब्रांच चेन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है कि जहां पर भी कार्बन लगेगा उस कार्बन के बाद में कम से कम एक कार्बन परमाणु अवश्य आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब ये तो हुआ एक तरीका कि जैसे हम ब्रांचिंग, हमने देखा कि ये अगर ये 4 कार्बन परमाणु है तो एक तो कैसे हो सकती है ब्रांचिंग, अगर 4 है, एक कार्बन परमाणु अगर हम तोड़ करके चिपकाना चाहें तो कैसे चिपक जाएगा, ये कार्बन कार्बन कार्बन, और चौथा जो कार्बन है वो मान लीजिए यहां लग गया, इस तरह से सबके बीच में बॉन्ड बना दिया हमने, इस तरह। तो इस तरह से ये
हो सकती है। एक इसमें हम मान लीजिए एक कार्बन परमाणु और भी कम कर दें और 2 की करना चाहें ब्रांचिंग, तो वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, आई बात समझ। अब ये तो हुई हमारी 3 कार्बन की बात। ब्रांचिंग कैसे हो गई, इस तरह से और समझते हैं। देखिए, हमारे पास थे 4 कार्बन के परमाणु, 4, ठीक है। और इन 4 कार्बन के परमाणुओं में से सबके बॉन्ड बने हुए थे। चौथा जो ये कार्बन का परमाणु था, इसको अपने स्थान से हटा करके और यानी सब्स्टिट्यूट करके, प्रतिस्थापित करके या सब्स्टिट्यूट करके, और इसको हमने या रिप्लेस करके, प्रतिस्थापित करने को हम रिप्लेस भी बोलते हैं, रिप्लेस, यानी इसको दूसरा स्थान दे दिया। ठीक है, इस कार्बन परमाणु को रिप्लेस करके या प्रतिस्थापित करके या सब्स्टिट्यूट करके हमने कहां लगा दिया, ए की पोजीशन बचती थी यहां पे। तो कैसे बना, कार्बन कार्बन, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। ठीक है, बीच में बॉन्ड हो गए। अब ये पोजीशन आ गई ना। अब हमें इसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ती है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी पड़ती है। वैलेंसी पूरी करने का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, हाइड्रोजन लगानी पड़ती है बॉन्ड बना करके। जैसे इस कार्बन की बात करें तो एक बॉन्ड तो बना हुआ है, और कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 3 इस तरह से 3 बॉन्ड बनेंगे। इस वाले कार्बन की बात करें तो उसके पास में देखिए 1 2 और 3 बॉन्ड है, एक चौथा बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया। इस कार्बन की बात करें, इसके पास में 1 बॉन्ड है, 2 3 और ये 4 हो गए 4 बॉन्ड। अब हाइड्रोजन लगा दो, H H H H H H H। ठीक है, अब ये जो ब्रांच चेन बनी है इसको अन्य रूप में लिख दो। अन्य रूप में कैसे लिखेंगे, C के साथ में कितने H हैं, 3, तो इसको हम लिख देंगे CH3। फिर बॉन्ड बना दिया एज इट इज। ठीक है, फिर क्या है, C के साथ में कितने H हैं, C के साथ में, अच्छा यहाँ पे बॉन्ड वैलेंसी में इस वाले C को हमने नहीं लिया, इस C को भी ले लेते हैं हम। इसके साथ में भी 1 2 3 बॉन्ड होंगे, H H और ये H। ठीक है, इस C के साथ में कितने बॉन्ड हैं, कितने H हैं, 1। इस वाले C के साथ तो 1 ही, तो वो तो अगले C के साथ में। ठीक है, उसको हमने लिख दिया CH। फिर अगले C के बॉन्ड बना दिया, इस C के साथ में कितने हैं, 3, CH3। अब रह गया ये वाला C, तो इसके साथ में कितने हैं, 3, तो यहाँ पे ये बना करके CH3। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ये वाला, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। CH3 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, और ये CH वाला जो है इसके ऊपर एक क्या लग गया, कार्बन सब्स्टिट्यूट हो गया। ये क्योंकि प्रतिस्थापित हुआ है, रिप्लेस हुआ है एक कार्बन, तो ये जो ग्रुप होता है, ये वाला जो रिप्लेस हुआ है, इसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, प्रतिस्थापन समूह, प्रतिस्थापन समूह हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, SUB, सब्स्टिट्यूएंट, TUENT, ट्वेंट ग्रुप, GROUP ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्यों बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है प्रतिस्थापित होना, रिप्लेस होना। इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्यों बोला, क्योंकि ये कार्बन पहले सीधा था, स्ट्रेट चेन में था,
और फिर इसको प्रतिस्थापित करके यहाँ पे लगाया गया है, रिप्लेस करके यहाँ पे लगाया गया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन समूह या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है। और ये जो सीधी श्रृंखला बच गई, ये जो नीचे वाली सीधी श्रृंखला है, इसको हम बोलते हैं मेन चेन, मुख्य शाखा, मुख्य शाखा या मेन चेन। मेन चेन, मुख्य शाखा। तो जब भी हम शाखित श्रृंखला की बात कर रहे होते हैं तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि उसमें एक तो प्रतिस्थापन समूह होगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, ठीक है, और एक होगी मेन चेन, मुख्य शाखा, मेन चेन। ठीक है। आई बात समझ? कैसे हम कर रहे हैं देखिए, अब जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसमें सब में हाइड्रोजन लगा के दिखा रहा हूं और उसके बाद में इस तरह से करके दिखा रहा हूं CH3। अब आगे जब हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे तो डायरेक्ट मैं CH3 लिख दूंगा। वैलेंसी पूरा करने का मतलब आप समझ जाना कि एक बॉन्ड तो बना हुआ है और बाकी की वैलेंसी कौन पूरा करता है? हाइड्रोजन। और जितने हाइड्रोजन लगाने होते हैं उनको मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे 3 लगाने थे हमें, तो यहाँ पे चित्र बनाने की बजाय मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा H3। ठीक है ना। यहाँ पे हमें 1 लगाना था, 1 हाइड्रोजन लगाना था खाली, तो यहाँ पे H लिख दूंगा सीधा। आए बात समझ में? ये स्ट्रक्चर बनाने की ये वाली जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना दूंगा। ठीक है। खैर, और समझते हैं। देखिए, ब्रांचिंग समझ में आ रही है? देखिए, ब्रांचिंग में सिंपल है बिल्कुल कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास में अब के मान लीजिए 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन। अब ये मान लीजिए कोई स्ट्रेट चेन बनी हुई है, ठीक है। अब इसको हमें शाखित चेन में बदलना है, तो इसके हमारे पास में 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, एक कार्बन को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, एक कार्बन को प्रतिस्थापित कर दें, या ये भी हो सकता है कि हम 2 कार्बनों को प्रतिस्थापित करें। ठीक है। एक को भी कर सकते हैं क्योंकि 5 है ना यहाँ पे, तो एक को भी कर सकते हैं और 2 को भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम एक को करते हैं तो चेन कैसे बनेगी? देखिए, कार्बन 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 कार्बन, और ये जो चौथा था, वो 5वां जो था, ये कहां पे आ सकता है? क्या ये पहले कार्बन के ऊपर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ब्रांचिंग की शर्त ये होती है, शाखा बनाने की शर्त ये होती है कि उसके बाद में एक कार्बन आना चाहिए। इसलिए स्टार्टिंग वाले कार्बन पे और लास्ट वाले कार्बन पे ब्रांचिंग नहीं हो सकती। अब ब्रांचिंग की बची 2 पोजीशन कौन कौन सी हैं? या तो ब्रांचिंग यहां हो सकती है या फिर यहां हो सकती है। तो ये जो कार्बन था 5वां, ये हम चाहें तो यहां पे लगा दें और हम चाहें तो अगले स्ट्रक्चर के अंदर दूसरी जगह पे ये इस तरह से लगा दें। देखिए, ये यहां पे लगा दें, कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब वैलेंसी पूरा करना हम जानते ही हैं, हम बाकी की इसकी वैलेंसी पूरा कर देंगे। देखिए, एक बॉन्ड तो ये है ही, 3 बॉन्ड और चाहिए थे। 3 वैलेंसी कौन पूरा करते हैं? हाइड्रोजन। 3 चाहिए हमें, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, H3। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, एक वैलेंसी ये है, एक ये है, 2 तो हमारे पास वैलेंसी पहले से मौजूद है। अब बाकी कितनी बची? 2। तो 2 वैलेंसी कैसे पूरी होंगी? हाइड्रोजन पूरा करेंगे, यानी हाइड्रोजन 2 लिखने हैं हमें, H2, यहाँ H2 लगा दिया। फिर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बने हुए पहले से? 1 2 और एक ऊपर वाला 3। 3 तो वैलेंसी पहले से पूरी है, चौथी बच गई। चौथी पूरी कौन करेगा? हाइड्रोजन। हमने डायरेक्ट यहाँ पे H लिख दिया, हाइड्रोजन, CH हो गया। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन में कितनी वैलेंसी है? 1 वैलेंसी है। होती कितनी है? 4, यानी 3 वैलेंसी बच रही है। कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया, H3। अब ये 5वें सब्स्टिट्यूट वाले कार्बन की बात करें, जिसको प्रतिस्थापित हमने किया था, इसकी कितनी वैलेंसी है? 1 वैलेंसी दे रही। अब बच रही कितनी है? 3। कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन, तो H3। ठीक है। तो एक तो डिजाइन बन गई ये वाली।
संरचनात्मक समावयव ये बन गया। ठीक है। दूसरा अगर इसको हम बात करें, दूसरा इस तरह से बन सकता है, यहाँ पे वैलेंसी अगर पूरा कर दें तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे खाली CH आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और सब्स्टिट्यूट में वही CH3 आ जाएगा। ठीक है, ब्रांचिंग समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो हुई कब, जब एक ही कार्बन की ब्रांचिंग हमने की। ठीक है, अब हम दो कार्बन की ब्रांचिंग कर दें तो दोनों को तोड़ ले, उनको ब्रांच पे लगा दें तो दो की ब्रांचिंग कैसे होगी? देखिए, दो की ब्रांचिंग का एक ही तरीका है। यहाँ पर इन दो की ब्रांचिंग का एक ही तरीका है। क्या है? देखिए, दो हटा दिए, 3 कार्बन लिख दिए हमने। अब 2 कार्बन हमारे पास में बच गए। 2 कार्बन हम शुरू में तो लगा नहीं सकते और लास्ट में भी नहीं लगा सकते। ना तो शुरू में लगा सकते हैं ना लास्ट में लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ब्रांचिंग की शर्त क्या होती है, शाखाएं बनाने की शर्त क्या होती है, इसके बाद में एक कार्बन आना चाहिए। तो हम कार्बन इसके बाद में एक नहीं है, कोई भी कार्बन खत्म हो गया हमारे पास में, इसलिए यहाँ पे शुरू में लास्ट में तो ब्रांचिंग हो नहीं सकती। अब बचा सिर्फ बीच वाला C, यहाँ ब्रांचिंग हो सकती है। हमारे पास में 2 कार्बन है तो हम इनको एक को ऊपर एक को नीचे लिख देते हैं। एक को यहाँ कार्बन लिख दिया और दूसरे को यहाँ लिख दिया। इस तरह से ब्रांचिंग हो सकती है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी डिजाइन हमारे पास में बनी? एक डिजाइन तो बनी हमारे पास में ये वाली नंबर 1, स्ट्रेट चेन। यहाँ पे वैलेंसी अगर हम पूरा करके दिखा दें तो यहाँ पे देखिए H3 CH3 और यहाँ पर H2 आ जाएगा, यहाँ पर H2 आ जाएगा, यहाँ पर भी H2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी यहाँ H3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो होगी ब्रांच चेन, ये तो होगी हमारी स्ट्रेट चेन। तो पहला आइसोमर्स, पहली चीज तो ये होगी डिजाइन ये। ठीक है, दूसरी डिजाइन हो गई हमारी ये वाली। ठीक है, तीसरी डिजाइन हो गई हमारे पास में ये वाली और चौथी डिजाइन हो गई हमारे पास में ये वाली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखना है, दूसरी और तीसरी जो डिजाइन आपको नजर आ रही है ये वाली, इसमें लगभग सेम है क्योंकि दूसरे नंबर पर ब्रांच लगी हुई है। अब नंबर भले ही हम इधर से काउंट करें चाहे इधर से करें, देखिए इधर से काउंट कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे है कि नहीं, पहला और दूसरा। इधर से काउंट करें तो भी पहला और दूसरा, दूसरे नंबर पे ब्रांच लगी हुई है। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो ये एक ही प्रकार की डिजाइन है। इसको हमने जस्ट पलट दिया है। अगर हम इस वाली को पलट दें तो हमें ये वाला रूप प्राप्त हो जाता है। तो यानी ये दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो इन सब ब्रांचिंग से सेम हो गई है। तो अब आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम नहीं होते, डिजाइनें अलग अलग होती हैं। ये तो डिजाइन सेम हो गई। तो आइसोमर्स कौन कौन से हो गए? पहला वाला हो गया समावयव, कौन सा हो गया? संरचनात्मक। संरचनात्मक समावयव का मतलब क्या होता है? अणु सूत्र समान रहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन उसके संरचनाएं अलग अलग होती हैं, उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूले की अगर बात करें तो सेम है। कैसे है? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यानी कार्बन कितने हैं? 5, तो C5 लिख दिया हमने। अब हाइड्रोजन अगर हम गिने तो कितने हो गए? 3 और 3 6 और 6 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये है। अब किसी को भी देख लीजिए, सब में यही निकल के आएगा, C5 और H12। इनको आप जोड़ेंगे, हाइड्रोजनों को जोड़ लो, कार्बन को जोड़ लो तो यही फार्मूला आएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी यही आएगा। इसमें हमने वैलेंसी पूरी करके नहीं दिखाई है, आप पूरी कर लें। कैसे करेंगे? देखिए, एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड और चाहिए। 3 बॉन्ड अलग से बनाकर दिखाने की बजाय हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन लिख देंगे, हाइड्रोजन 3, इस तरह से H3। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना हुआ है, 4 चाहिए होते हैं, 3 और चाहिए तो H3। यहाँ पर भी एक बना हुआ है, यहाँ पर भी H3, यहाँ पर भी एक बना हुआ है, एक बना हुआ है और ये नहीं है, इसके पास में तो H3। ठीक है, और इसके पास में देखिए इस वाले बीच वाले कार्बन के पास में 1 2 3 4 चारों हो गए। तो ये वैलेंसी, इसमें कुछ नहीं बनाना हमारे को, ये डिजाइन बन गई हमारी। आई बात समझ? तो ब्रांचिंग समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ब्रांचिंग तो हम समझ गए,
लेकिन अब ये जो ब्रांचिंग हुई और ये जो डिजाइन बनी, ये कौन सा यौगिक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नाम कैसे लिखते हैं, हम समझेंगे अब इस बात को। देखिए, हमने अभी ब्रांचिंग करके देखा, कार्बन के 5 परमाणु हमारे पास में थे और इन 5 परमाणुओं से हमने एक तो स्ट्रेट चेन बनाई, सीधी श्रृंखला बनाई। उसके बाद में हमने उसमें ब्रांच बना दी एक, और उसके बाद में 2 ब्रांचिंग पे लगा दी 2 कार्बनों को। 3 डिजाइनें हमने बनाई तो 4 थी, लेकिन 2 डिजाइनें सेम थी आपस में, इसलिए हम 3 डिजाइन मान रहे हैं। ठीक है, अब ये जो संरचनाएं बनी हैं अलग अलग है, इसका मतलब ये यौगिक भी अलग अलग है। अणुसूत्र भले ही समान हो, लेकिन ये यौगिक अलग अलग हो गए, इनका नाम कुछ तो अलग रखना ही पड़ेगा ना हमें। अब इनका नाम कैसे रखेंगे वो हमें समझना है। चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में फिर से 5 कार्बन परमाणु, 1 2 3 4 और ये 5, और ये जो 5 कार्बन परमाणु हैं ये सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अब इसकी ब्रांचिंग हो गई, मतलब एक कार्बन परमाणु जो था वो हट करके, सब्स्टिट्यूट होकर के, प्रतिस्थापित होकर के, रिप्लेस होकर के कहां पहुंच गया, किसी अन्य कार्बन पे लग गया। कौन से कार्बन पे लग गया, पहले और लास्ट वाले पे तो वो लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ब्रांचिंग की शर्त क्या होती है कि वो जहां पे भी ब्रांचिंग हो रही है उस ब्रांचिंग वाली जगह के दोनों तरफ कम से कम एक एक कार्बन होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसी 2 ही पोजीशन है, या तो ब्रांचिंग यानी कार्बन परमाणु यहां पे लग सकता है और या फिर यहां पे लग सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कार्बन परमाणु यहां पे लग गया, तो किस तरह की डिजाइन बनेगी हमारे पास में। देखिए एक हट गया यहां से, तो 4 कार्बन बनाने हैं हमारे को, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और 5वां कार्बन कहां बनाना है, इस पे बनाना था हमें, तो यहां इसके ऊपर कार्बन बना दिया और इनको बॉन्ड से जोड़ दिया। ये बॉन्ड से जोड़ दिया, सबके बीच में बॉन्ड बना दिया हमने, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब वैलेंसी पूरा कर दो, वैलेंसी पूरा कर दो। वैलेंसी पूरा कैसे करते हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी 4 बॉन्ड चाहिए। यहां पर 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड नहीं है। 3 बॉन्डों की जगह पर हम 3 H लगा देंगे, ये तो करते हैं हम, तो यहाँ पे H3 लिख देंगे, कुल मिलाकर के H3 लिख देंगे। ठीक है, इस वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 बॉन्ड पहले से मौजूद है, एक ही बॉन्ड कम पड़ रहा है तो 1 H लगा देंगे। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 1 बॉन्ड मौजूद है, 3 बॉन्ड कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, H3। इस कार्बन की बात करें तो आगे पीछे 2 बॉन्ड हैं, 2 कम पड़ रहे हैं तो 2 H लगा देंगे, H2। इस कार्बन की बात करें तो 1 बॉन्ड मौजूद है, 2 और 3 और चाहिए तो यहाँ पे H3 लगा देंगे। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको जब हम गौर से देखें तो इसमें 2 रूप हमें नजर आएंगे। पहला जो रूप है ये वाला, कार्बन 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 कार्बन, ये जो 4 कार्बन है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, ये कैसा रूप है, स्ट्रेट चेन। कैसा रूप है, सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला हुई ना, ये स्ट्रेट चेन हो गई। इस स्ट्रेट चेन को तो हम कहते हैं मेन चेन। क्या बोलते हैं, मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला या मेन चेन, मेन चेन। ठीक है, और ये जो दूसरा प्रतिस्थापित हुआ था, ये 5वां जो कार्बन था हमारे पास में जो प्रतिस्थापित हुआ था, प्रतिस्थापित होने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो सब्स्टिट्यूट हुआ था ग्रुप, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, प्रतिस्थापन समूह। ये जो ग्रुप, ये ग्रुप क्या है, प्रतिस्थापन समूह,
सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये है प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। यानी इसमें दो चीजें हो गई, एक तो हो गई मुख्य श्रृंखला मेन चेन, और एक हो गई प्रतिस्थापन समूह। ठीक है, अब मुख्य श्रृंखला का जो कि एक स्ट्रेट चेन है उसका नाम लिखना तो हम जानते हैं। कैसे नाम लिखते हैं हम? नाम लिखने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हमें ये देखना होता है कि बॉन्ड कौन से है, और दूसरा हमें ये देखना पड़ता है कि कार्बनों की संख्या कितनी। ठीक है, बॉन्ड हमें ये बताते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो पता पड़ता है कि वो एल्केन है, और उसके अंदर जो सफिक्स लगेगा, जो प्रत्यय लगेगा शब्द के पीछे, वो लगेगा ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो वो हमें ये बताएगा कि ये क्या है, एल्कीन है, यानी इसमें जो सफिक्स लगेगा, प्रत्यय लगेगा शब्द के बाद वाला, वो लगेगा ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हमें बताते हैं कि ये जो भी कंपाउंड है वो क्या है, एल्काइन है, एल्काइन है। यानी इसमें जो सफिक्स लगेगा, जो प्रत्यय लगेगा बाद वाला, वो क्या लगेगा, YNE। ठीक है, तो बॉन्ड तो हमें प्रत्यय के बारे में जानकारी दे देगा, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा उपसर्ग या एल्क या प्रीफिक्स। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से फिक्स होता है। कार्बन परमाणु की संख्या के हिसाब से अलग अलग प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, अलग अलग उपसर्ग यूज करते हैं, अलग अलग एल्क यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की संख्या हम देखें यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4। मुख्य शाखा में, मुख्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं, मेन चेन की बात कर रहे हैं खाली, इसमें 4 रह गए। तो 4 के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं हम, कौन सा एल्क यूज करते हैं, कौन सा उपसर्ग यूज करते हैं? हम करते हैं 4 के लिए ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट। और इसके लिए सफिक्स क्या निकला था, सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स कौन सा आया था इसका, हमें मालूम चल गया एल्केन है। एल्केन में सफिक्स क्या होता है, ANE, ANE। यानी क्या बन गया ये क्या है, मुख्य चेन वाला, ये है ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन अभी तो बात अधूरी हुई है, हमने सिर्फ मुख्य चेन की बात की है, प्रतिस्थापन समूह की बात ही नहीं की। ठीक है, तो प्रतिस्थापन समूह की बात कर लेते हैं। प्रतिस्थापन समूह के अंदर इसका नाम लिख के देखते हैं। यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है, प्रीफिक्स जो है, एल्क जो है, वो तो जैसे हमने सामान्य तौर पर रखते हैं उसी तरह से रखेंगे। यहाँ पे कितने वो हैं कार्बन एटम, 1, तो प्रीफिक्स या एल्क क्या लगेगा, मैथ, METH। प्रीफिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रतिस्थापन समूह को देखो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखो, उसमें कितने कार्बन है ये देखो। आमतौर पे आपके जो कोर्स में आएगा उसमें एक ही कार्बन होगा। ठीक है, तो एक कार्बन होगा तो उसमें हम मैथ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, एल की जगह पर मैथ लगाते हैं, उपसर्ग मैथ लगाते हैं, तो हमने मैथ लिख लिया। ठीक है, और जब हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पे जो उपसर्ग प्रत्यय लगता है, सफिक्स लगता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। प्रतिस्थापन ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, YL। याद रखने वाली बात है। प्रतिस्थापन समूह में, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में जो सफिक्स लगता है, प्रत्यय लगता है, वो लगता है YL। ठीक है, तो प्रीफिक्स तो हो गया मैथ, और मैथ के अंदर अगर हम YL लगा दें तो ये क्या बन गया, ये बन गया मिथाइल, METHYL, मिथाइल, मिथाइल बन गया। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन समूह का नाम हो गया मिथाइल, और मुख्य श्रृंखला जो मेन चेन थी हमारी उसका नाम हो गया ब्यूटेन। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई है। बात पूरी क्यों नहीं हुई है, अभी हमें ये देखना है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप था ये कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है।
अब इसके लिए जरूरी है कार्बन्स की नंबरिंग, कार्बन्स की नंबरिंग कि हम राइट से लेफ्ट से राइट करें नंबरिंग या लेफ्ट से राइट करें, सवाल उठता है। ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा नियम है कि जब भी हमें नंबरिंग करनी हो, मेन चेन के अंदर नंबरिंग करनी हो और ये पता करना हो कि कौन से कार्बन के ऊपर, कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर प्रतिस्थापन समूह या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम उस ओर से प्रारंभ करते हैं, उस ओर से प्रारंभ करते हैं। कहां से प्रारंभ करते हैं? सबसे नंबरिंग जब हम करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, ज्यादा पास पड़ता है। ठीक है, तो जब भी हम नंबरिंग कर रहे हैं तो हम नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे, जहां से ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, प्रतिस्थापन समूह है, ज्यादा पास पड़ रहा हो। तो अगर इस श्रृंखला की हम बात करें तो ज्यादा पास कहां से पड़ रहा है, देखिए ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आ गया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ आ गया, दूसरे नंबर पे। अगर हम इधर से करना चाहें तो क्या होगा, 1 2 3 4, ये दूर पड़ा, तो इसलिए हमें क्या करना है, ये नहीं करना 1 2 3 4, हमें इस तरह से करना है 1 2 3 4। ठीक है, आई बात समझ। हमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन बतानी है, अभी नाम पूरा करने के लिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन बतानी है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें करनी पड़ेगी नंबरिंग कि कौन से कार्बन एटम पे लगा हुआ है, कौन से नंबर के कार्बन एटम पे लगा हुआ है। और इसका छोटा सा नियम ये है कि हम गिनती उस ओर से प्रारंभ करते हैं, उस साइड से प्रारंभ करते हैं जिस साइड से प्रतिस्थापन समूह सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है ज्यादा पास पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ से पास पड़ रहा था, यानी यहाँ से इस तरह से। तो यानी कौन से ग्रुप पे, कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, कौन से नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे। तो हम यहाँ पे 2 नंबर लिख देंगे, ये 2 नंबर लिख दिए, 2 नंबर लिख के कॉमा लगाएंगे या डैश लगाएंगे, तो ये हो गया 2। फिर लिखेंगे हम ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम मिथाइल METHYL, और फिर लिखेंगे मेन चेन का नाम ब्यूटेन BUTANE, ब्यूटेन। तो ये पूरा नाम हो गया इस यौगिक का, इस कंपाउंड का 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई बात समझ में? इस तरह से हम इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें उदाहरण में कार्बन के परमाणु तो 4-5 ही होंगे, लेकिन एक नए तरीके से भी अरेंज हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में जो ये 5 कार्बन के परमाणु थे, इनमें से 2 कार्बन के परमाणु चेन से अलग हो गए हैं और वो सब्स्टिट्यूट होंगे, वो प्रतिस्थापित होंगे। तो 2 हमारे पास में कम हो गए हैं, तो हमारे पास में बचे कितने, 3 कार्बन के हमने ये परमाणु बना दिए, 1 2 3। ठीक है, अब 2 कार्बन जो हमने अलग हो गए थे सब्स्टिट्यूट होने के लिए, वो कहां पे लगेंगे, पहले और लास्ट वाले कार्बन पे तो लग नहीं सकते। अब बचा कौन सा कार्बन, बीच वाला कार्बन, यहां पे लगेंगे। तो एक कार्बन यहां पे अटैच हो जाएगा, एक कार्बन नीचे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड बना देते हैं हम, सिंगल सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं हम। ठीक है, वैलेंसी कैसे पूरी करते हैं, एक बॉन्ड तो है ही, 3 बॉन्ड की जगह पर 3H लगा दिए, एक बॉन्ड है ही, 3 बॉन्ड की जगह पे H3 लगा दिए, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, H3 लगा दिए, यहाँ पे भी एक बॉन्ड मौजूद है, H3 लगा दिए। और बीच वाले C की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों बॉन्ड पहले से मौजूद है, कोई भी H लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, है क्या चीज है। देखिए, नाम लिखने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे लंबी जो चेन है, स्ट्रेट चेन जो है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन, सीधी श्रृंखला, उसको चुनना पड़ता है। तो जो सबसे लंबी होती है लंबाई में, उसी को हम सीधी श्रृंखला मानते हैं।
तो ये सीधी श्रृंखला कौन सी हुई इसके अंदर, या मेन चेन कौन सी हुई, ये वाली। ठीक है, कोई सी भी मान सकते हैं, इसमें मेन चेन दोनों ही हो जाएंगी। इसमें संरचना ऐसी है कि इसमें मेन चेन इस वाले को भी मान सकते हैं, ऊपर वाले को भी मान सकते हैं। फिलहाल हमने इस वाले को मान लिया। ठीक है, अब मेन चेन तो डिसाइड हो गई। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं मेन चेन का नाम कैसे रखेंगे हम। ठीक है, ओके। अब मेन चेन का नाम रख रहे हैं हम, तो मेन चेन का नाम कैसे रखते हैं, देखिए बॉन्ड देख लिए, सिंगल बॉन्ड है, यानी ये क्या है, एल्केन है, एल्केन है, यानी इसमें क्या आएगा, सफिक्स ANE, क्या आएगा, प्रत्यय क्या आएगा शब्द के बाद में, ANE। ठीक है, मेन चेन की बात कर रहे हैं, मुख्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं। इसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 2 3, मुख्य श्रृंखला के अंदर, मेन चेन के अंदर 3 है। इनको नहीं जोड़ेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को नहीं जोड़ेंगे हम, प्रतिस्थापन समूह को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ कार्बन जोड़ेंगे मुख्य चेन के। तो ये 3 हो गए। 3 के ऊपर हम कौन सा प्रीफिक्स लगाते हैं, कौन सा उपसर्ग लगाते हैं, कौन सा एल्क लगाते हैं, 3 पे हम लगाते हैं प्रॉप। प्रॉप लगाते हैं ना, याद हो गया हो अब तक तो, प्रॉप, PROP, प्रॉप। तो प्रॉप प्लस एन, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। तो ये मुख्य श्रृंखला का नाम तो हो गया हमारा प्रोपेन। ठीक है, अब बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि इसके अंदर जो सफिक्स लगेगा, जो प्रत्यय लगेगा शब्द के बाद वाला, वो क्या लगता है, YL। ठीक है, और प्रीफिक्स कैसे होता है, प्रीफिक्स जैसे हर जिसका होता है, हमेशा हम करते हैं। कार्बन एटम की संख्या देख लिए, 1 कार्बन है, और हमारे कोर्स के अंदर जो आ रहे हैं वो 1 कार्बन वाले ही आएंगे, इसलिए प्रीफिक्स की जगह पे हम याद कर लेते हैं, मैथ आएगा, मैथ, METH, प्रीफिक्स आ गया METH, मैथ। तो ये क्या बन गया, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम क्या हो गया इसका, मिथाइल। METHYL, मिथाइल। ठीक है, इसी तरह से इस वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात करें तो इसका नाम भी क्या बन गया, वही बना, 1 कार्बन है इसलिए METH, मैथ। और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसलिए जो इसमें सफिक्स लगेगा, प्रत्यय लगेगा, बाद वाला शब्द लगेगा, वो लगेगा YL, ये हो गया मिथाइल। ठीक है, अब बात आती है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन। पोजीशन कौन सी है, पोजीशन देखने के लिए हमें नंबरिंग करनी पड़ती है, और नंबरिंग किधर से करनी पड़ती है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पड़े। अगर इस डिजाइन की हम बात करें जो हमें दी गई है इस समय, उसके अंदर तो किधर से भी आप इधर से काउंटिंग कर लें तो भी ये दूसरे नंबर पे पड़ेगा, आप इस साइड से अगर काउंटिंग करेंगे तो भी ये दूसरे नंबर पे पड़ेगा। यानी हमें ये तो तय है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो कहां पर है, दूसरे नंबर पे। तो हमने यहां लिख दिया 2। कौन से नंबर पे है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, प्रतिस्थापन समूह, नंबर 2 पर। अब क्या ध्यान रखना है हमें, नंबर 2 पे कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 1 और 1, 2 हो गए ना, ये एक ऊपर एक नीचे। तो अगर 1 होता तो सीधा मिथाइल लिख देते, लेकिन 2 है यहां पर, तो इसको लिखेंगे डाई मिथाइल, DI, डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, METHYL, डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल। और मुख्य श्रृंखला का नाम क्या है, वो नाम लिख दें, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया इसका यौगिक का नाम। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको कार्बन श्रृंखला अगर ब्रांच में बनी हुई है, ब्रांचिंग में है, शाखित में, तो शाखित श्रृंखला का ब्रांच चेन के अगर का कोई हमें यौगिक दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है, तो हम उसका नाम भी लिख सकते हैं और उसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर तो हमें दिया हुआ हो गई और उसके आधार पर हम उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बनाते हैं आइसोमर्स
यानी संरचनात्मक समावयव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं ब्यूटीन से। अब आप पूछेंगे ब्यूटीन से क्यों की हमने शुरुआत? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमें संरचनात्मक समावयव बनाने होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने होते हैं, तो हमें कम से कम 4 कार्बन परमाणुओं की आवश्यकता होती है, और ब्यूटीन के अंदर 4 कार्बन के परमाणु होते हैं। ब्यूटीन के अलावा हम पेंटेन, हेक्सेन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ब्यूटीन से नीचे नहीं जा सकते, उससे छोटा नहीं ले सकते। ना तो हम मेथेन ले सकते हैं, ना हम एथेन ले सकते हैं, ना हम प्रोपेन ले सकते हैं। ब्यूटेन जो है, यहां से हम शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शब्द है ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन। इस शब्द से हमें मालूम चल सकता है इसका अणुसूत्र। हम बना चुके हैं कि नाम को देख करके हम अणुसूत्र कैसे बनाते हैं। ब्यूट हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और एन हमें क्या बता रहा है? एन हमें बता रहा है कि ये क्या है, ये सफिक्स एन क्या बता रहा है हमें कि ये है एल्केन। एल्केन, और एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? वो होता है CnH2n+2। एल्केन है ये, इस फार्मूले पर आधारित है। और C कितना है वो ब्यूट से हमें मालूम चल रहा है। ब्यूट कब आता है? ब्यूट उपसर्ग या एल्क कब इस्तेमाल करते हैं हम, प्रीफिक्स कब इस्तेमाल करते हैं? जब कार्बन एटम की संख्या कितनी होती है? n बराबर 4 होता है कार्बन एटम। n का मतलब है कार्बन एटम की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। जब कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है तो हम ब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे हम 4 रख देते हैं तो हमें ब्यूटेन का फार्मूला मालूम चल जाता है। रख करके देख लेते हैं हम। C ये हो जाएगा C4H8, ये n की जगह 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 10 H10। यानी ब्यूटेन का जो फार्मूला है वो क्या है? C4H10। ठीक है, अब बात आती है संरचनात्मक समावयव की, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। यानी हमें संरचनाएं बनानी है, ब्यूटेन की संरचनाएं बनानी है। और संरचनाएं भी कैसे बनानी है कि इनका अणुसूत्र तो सेम रहना चाहिए संरचनाओं में, लेकिन संरचनाएं डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग स्ट्रक्चर होनी चाहिए। कैसे बनेंगी? देखिए, सबसे पहली संरचना अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगी? वो बनती है स्ट्रेट चेन, सीधी श्रृंखला में बना दो। सीधी श्रृंखला में कैसे बनता है? कार्बन के ये जो परमाणु है 1 2 3 4 परमाणु है, चारों को सीधी लाइन में लगा दिया और इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद में क्या किया? इनकी वैलेंसी पूरी कर दी। वैलेंसी कैसे पूरी करते हैं? हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। ठीक है, यानी उसके पास में 4 कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए, सहसंयोजी आबंध होने चाहिए। अब यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो चाहे तो हम 3 बॉन्ड बना करके और उससे हाइड्रोजन जोड़ के दिखा सकते हैं, लेकिन हम सीधे ही क्या करेंगे? 3 बॉन्ड की आवश्यकता है, इसलिए 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। हाइड्रोजन 3 H3। ठीक है, इस कार्बन की बात करें तो उसके बाद 2 बॉन्ड तो मौजूद हैं, 2 बॉन्ड चाहिए यानी H2 जुड़ेंगे। इसके पास में भी 2 बॉन्ड मौजूद हैं, 2 और जुड़ेंगे यानी H2 और जुड़ जाएंगे। इसके पास में एक ही बॉन्ड है यानी हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे? 3। ठीक है, तो ये जो संरचना बनी इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन, सीधी श्रृंखला। ठीक है, अब स्ट्रेट चेन के अलावा भी और क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए कि हम इसमें 3 ही कार्बन के, एक कार्बन के परमाणु को अलग कर लेते हैं और कार्बन परमाणु रह गए हमारे पास में 3, 1 2 3। और चौथा जो कार्बन का परमाणु है वो कहाँ लगेगा? शुरुआत में और लास्ट में तो लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ब्रांचिंग की शर्त क्या होती है कि उसकी ब्रांचिंग के बाद में, जहां भी ब्रांचिंग हो रही है उसके बाद में दोनों तरफ कार्बन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ब्रांचिंग यहां बना दे तो दोनों तरफ कार्बन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए ब्रांचिंग होगी कहां पर? यहां पर। यानी जो बचा हुआ C है, जो चौथा C था, वो कहां लगेगा? यहां पर।
यानी जो सबस्टेंट ग्रुप था, प्रतिस्थापन समूह था, वो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। सी हमने यहाँ लगा दिया और इनको सबको सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया। ये सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, ये भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया और ये भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। इसके बाद में हमने इसकी वैलेंसी पूरी कर दी। वैलेंसी पूरी कर दी। वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे, हम जानते हैं, बॉन्ड को गिन लो और बाकी जितने बॉन्ड बच रहे हैं, टोटल बॉन्ड होने चाहिए 4। अब जितने बॉन्ड मौजूद है उनको गिन लो और बाकी के जो बच गए उनकी जगह पर हाइड्रोजन लगा दो। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यहाँ पे 1 बॉन्ड है और 3 और चाहिए तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। और यहाँ पर भी 1 बॉन्ड है और 3 और चाहिए, ये यहाँ पे 3 जोड़ दिए। अब बीच वाला जो कार्बन था इसके पास में कितने हैं, 1 2 3 बॉन्ड तो मौजूद हैं, 1 और चाहिए तो यानी 1 H जोड़ दिए। तो ये बन गई स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर बन गई। इसमें क्या हुआ, एक कार्बन परमाणु सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, रिप्लेस हो गया और वो कहां पर लग गया, बीच वाला जो कार्बन एटम था उसके ऊपर जाकर के लग गया। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या तीसरा स्ट्रक्चर भी संभव है, संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो बीच के अलावा कहाँ जाएगा, आगे पीछे तो जा नहीं सकता ये वाला। तो अब इसका नाम रख के देख लेते हैं हम, इसका नाम क्या हुआ। नाम लिखना हम सीख ही चुके हैं। देखिए, सबसे पहले सेलेक्ट करो मुख्य चेन, मेन चेन कौन सी है। मेन चेन वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं। ठीक है, सबसे लंबी चेन, तो वो कौन सी हो गई इसके अंदर, वो ये वाली हो गई। ठीक है, अब मुख्य चेन सेलेक्ट हो गई तो इसको मेन चेन बोल दिया या पेरेंट चेन बोल देते हैं, मेन चेन बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो है CH3 वाला, ये क्या है, सबस्टेंट ग्रुप है, प्रतिस्थापन समूह है। ठीक है, अब इन दोनों का नाम लिखना है हमारे को। नाम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो मेन चेन का नाम लिख लेते हैं। तो मेन चेन का नाम बड़ा सिंपल होता है। कैसे, कार्बन एटम देखो, कार्बन एटम के हिसाब से कितने कार्बन है इसमें, 3। अब 3 कार्बन के हिसाब से कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, कौन सा एल्क लगेगा, ये हमें देखना है। कौन सा उपसर्ग लगेगा, कौन सा लगता है, 3 कार्बन होते हैं जब, प्रॉप, PROP, प्रॉप। ठीक है, अब बॉन्ड पे ध्यान देना है, सिंगल बॉन्ड से इनके बीच में। सिंगल बॉन्ड कब होते हैं, जब वो एल्केन हो। ठीक है, एल्केन के अंदर सफिक्स क्या आता है, प्रत्यय क्या आता है, बाद वाला शब्द क्या आता है, ANE। तो हमें ANE लिखना पड़ेगा, ANE सफिक्स। यानी शब्द क्या बनेगा इसका, मेन चेन का, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। ठीक है, अब मेन चेन की तो बात हो गई। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, सबस्टेंट ग्रुप की। सबस्टेंट ग्रुप के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि कार्बन परमाणु कितने रहते हैं, आमतौर पर एक ही रहता है। आपके कोर्स के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना, एक रहेगा तो हमेशा मैथ आएगा, METH, मैथ। और क्योंकि ये सबस्ट्रेट ग्रुप है, ये प्रतिस्थापन समूह है, इसलिए इसका जो सफिक्स होता है, जो प्रत्यय होता है, जो बाद वाला शब्द होता है, वो क्या होता है, YL। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो क्या बन गया ये, मिथाइल, METHYL, मिथाइल। ठीक है, अब तीसरी बात, अभी भी नाम पूरा नहीं हुआ है। तीसरी बात है सबस्टेंट ग्रुप की पोजीशन। अब सबस्टेंट ग्रुप की पोजीशन, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारी मेन चेन होती है उसमें कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग कहां से करते हैं, नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से ये जो सबस्टेंट ग्रुप है, ये जो प्रतिस्थापन समूह है, ये पास पड़ता है। अभी वर्तमान अगर संरचना की बात करें तो यहाँ पर हम नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं। इधर से भी चाहें तो भी ये दूसरे नंबर पे आएगा, इस साइड से चाहें तो भी ये दूसरे नंबर पे आएगा। यानी सबस्टेंट ग्रुप की पोजीशन क्या हुई, वो हो गई 2। ठीक है, अब सबसे पहले लिखेंगे सबस्टेंट ग्रुप की पोजीशन, उसके बाद में लिखेंगे सबस्टेंट ग्रुप का नाम, वो है क्या, मिथाइल, METHYL। और उसके बाद में लिखेंगे तीसरे नंबर पर मेन चेन का नाम, वो क्या है, प्रोपेन, PROPANE।
ये हो गया पूरा नाम 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये जो 2 मिथाइल प्रोपेन है इसको हम आइसोब्यूटेन भी कह देते हैं। इसका एक अन्य नाम और है आइसोब्यूटेन, ISO ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आई बात समझ? इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो 2 समावयव बने हमारे पास में, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने ब्यूटेन के। एक तो कौन सा हो गया, स्ट्रेट चेन वाला, सीधी श्रृंखला वाला, और दूसरा कौन सा बन गया, ये वाला, जिसका नाम हमने दिया 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, आई बात समझ? 2 ही आइसोमर्स बन पाए हैं। ठीक है, अब यहां पे भी एक खास बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है, इसका नाम हमने क्या रखा था? इसका नाम क्या था? सिंपल था, सीधा। सीधी श्रृंखला का नाम क्या था? 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो क्या आएगा, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा, एन, ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसका नाम हो गया ब्यूटेन। और ये जो दूसरा बना, दूसरा आइसोमर्स बना, वो क्या बना, 2 मिथाइल प्रोपेन, जिसका अन्य नाम है आइसोब्यूटेन। और सीधी श्रृंखला के अंदर जो भी नाम बना है ये हमने देखा ब्यूटेन। जब भी सीधी श्रृंखला में नाम बनता है तो उसके आगे हम अक्सर केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, एन लगा देते हैं, एन ब्यूटेन, BUTANE। एन क्यों लगाया? एन का मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब हम सीधी श्रृंखला की बात कर रहे हैं, सीधी स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं। तो अगर स्ट्रेट चेन में हम नाम लिख रहे हैं तो उसके आगे हम एन लगा के भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्यूटेन था नाम तो, लेकिन हमने लिखा एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, यानी सीधी श्रृंखला स्ट्रेट चेन वाला हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नाम लिखना सीख चुके हैं, ब्यूटेन के आइसोमर्स हमने बना लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे पेंटेन के आइसोमर्स, पेंटेन के स्ट्रक्चरल समावयव, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, संरचनात्मक समावयव। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पेंटेन शब्द को देख करके इसका अणुसूत्र ज्ञात कर लेंगे। किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम देख करके उसका अणुसूत्र ज्ञात करना हम आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। देखिए इसमें कैसे करते हैं, हम इसको अलग अलग भागों में कर लेते हैं। पेंट और एन, 2 भागों में इसको बांटा। एन क्या होता है, एन होता है सफिक्स, यानी प्रत्यय, जो कि पीछे आता है शब्द के। और ये पेंट क्या है, ये शुरू वाला क्या है, ये होता है एल्क या उपसर्ग, सब प्रीफिक्स। इसको एल्क भी बोलते हैं, प्रीफिक्स भी बोलते हैं, या हम हिंदी में उपसर्ग भी कह सकते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। अब ये जो एल्क है इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्क हमें क्या बताता है, कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है, तो पेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी है, वो हो गई। पेंट लिखा है इसका मतलब 5 है। ठीक है, एन लिखा हुआ है आगे, सफिक्स क्या है, प्रत्यय क्या है, एन, इसका मतलब ये है एल्केन। यानी जो भी सूत्र बनेगा वो कौन से फार्मूले से बनेगा, एल्केन के जनरल फार्मूले से, एल्केन के सामान्य सूत्र से। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र है C2H2N+2। और जब हम N की जगह पर 5 रखेंगे, C2 नहीं सॉरी CN, N की जगह पर जब हम 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा फार्मूला, फार्मूला आ जाएगा हमारे पास में C5H12। ये आ जाएगा हमारे पास में पेंटेन का फार्मूला। ठीक है, फार्मूला तो हमारे पास में आ गया। फार्मूला क्या है हमारे पास में, C5H12। अब इस अणु सूत्र के हिसाब से हमें
संरचनाएं बनानी, अलग अलग प्रकार की, यानी संरचनात्मक समावयव बनाने, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने। अब संरचनाएं कैसे बन सकती हैं? देखिए 5 हमारे पास में कार्बन परमाणु है इस मॉलिक्यूलर अणुसूत्र के मुताबिक, मॉलिक्यूलर फार्मूले के मुताबिक। तो 5 कार्बन हमने लिख दिए, 1 2 3 4 5। सबसे पहला तरीका तो क्या है, हम इनको स्ट्रेट चेन के रूप में जोड़ सकते हैं, सीधी श्रृंखला के रूप में जोड़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और स्ट्रेट चेन के रूप में जोड़ने के बाद में इसकी क्या कर सकते हैं, वैलेंसी पूर्ण कर सकते हैं। वैलेंसी कैसे पूर्ण होगी, एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए होंगे, हमें 4 बॉन्ड होने चाहिए, H3 लिख दिया। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2 लिख दिया। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2 लिख दिया। यहाँ भी 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए तो H2 लिख दिया। यहाँ पे एक ही बॉन्ड रह गया इस वाले कार्बन के पास में, तो 3 बॉन्ड और चाहिए हमें तो H3 लिख दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी पहले नंबर की, ये कैसी स्ट्रक्चर बनी, सीधी श्रृंखला, स्ट्रेट चेन, ठीक है। और इस सीधी श्रृंखला का अगर हम नाम लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, अगर हम सीधी श्रृंखला का नाम लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, नाम वही है, पेंटेन। 1 2 3 4 5, 5 तो क्या है, कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा, एल्क क्या लगेगा, उपसर्ग क्या लगेगा, प्रीफिक्स क्या लगेगा, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका मतलब ये एल्केन है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सफिक्स क्या लगेगा, प्रत्यय क्या लगेगा, एन, तो शब्द बन गया पेंटेन, ठीक है। तो ये तो पहली स्ट्रक्चर हो गई। अब दूसरा तरीका देखिए आप, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए दूसरा तरीका यह हो सकता है कि 5 कार्बन एटम थे हमारे पास में, हम एक कार्बन एटम को अलग कर दें और उसको किसी अन्य कार्बन एटम के ऊपर लगा दें सब्स्टिट्यूट करके। देखिए 5 में से 1 हटा दिया हमने, मान लीजिए, तो बच गए 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 5वां जो कार्बन था ये कहां पे लग सकता है, देखिए फर्स्ट पे और लास्ट पे, इन पे तो लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि जब भी हम ब्रांचिंग की बात करते हैं, जब भी हम शाखाओं की बात करते हैं, तो शाखा बनाने की, ब्रांच बनाने की शर्त ये होती है कि ब्रांचिंग जिस भी जगह पे हो रही है, जिस भी कार्बन पे हो रही है, उसके बाद में कम से कम आगे और पीछे एक एक कार्बन होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि इधर कार्बन नहीं है, यहाँ पर इधर कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो ब्रांचिंग हो नहीं सकती। तो हमारे पास बची है 2 पोजीशन, पहली या दूसरी, किसी भी पोजीशन पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। किसी पोजीशन पे लगा दिया, मान लीजिए हमने इस पोजीशन पे लगा दिया इस कार्बन को, ये बॉन्ड बनाया और ये कार्बन हमने यहां लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, सबके बीच में हमें क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। सबके बीच में हमें क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड कैसे बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे सारे के सारे, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, सारे सिंगल बॉन्ड बन गए, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, वैलेंसी पूरी करनी है। वैलेंसी पूरी कैसे करते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि बॉन्ड गिन लें और बाकी जितने बॉन्ड कम पड़ गए उनकी जगह पर हाइड्रोजन लगा देते हैं उतनी संख्या में। यहाँ पे 1 बॉन्ड है इस कार्बन के पास में, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 मौजूद है, 3 और चाहिए तो H3 लगा दी, ठीक है। इसी तरह से इस कार्बन की बात करें तो 1 बॉन्ड मौजूद है, 3 और चाहिए, यानी H3 लगा दिया। इस तरह इस कार्बन की बात करें तो आगे पीछे एक एक बॉन्ड मौजूद है, 2 और चाहिए तो H2 लगा दिया। इस कार्बन की बात करें तो 1 बॉन्ड मौजूद है, 3 और चाहिए तो H3 लगा दिया। इस कार्बन की बात करें तो उसके बाद में देखिए 1 2 और 3 बॉन्ड मौजूद हैं, 1 कम पड़ रहा है तो 1 की जगह पर 1 H लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर, पेंटेन का दूसरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया है, ठीक है। अब इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो कैसे नाम लिखेंगे, अगर हमें इसका नाम लिखना हो तो कैसे नाम लिखेंगे, नाम लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था अभी। देखिए सिंपल है, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करो,
ये वाली सबसे लंबी कार्बन चेन है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन है। दूसरी वाली में 1 और 2 ही है। ठीक है, जो सबसे लंबी कार्बन चेन है उसको तो हमने मान लिया मेन चेन, और जो दूसरा ग्रुप बच गया उसको हमने बोल लिया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या प्रतिस्थापन समूह। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले ये जो मेन चेन है इसका नाम हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, वो थोड़ा और आसान हो जाएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन याद करेंगे। पोजीशन का मतलब क्या है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसका नंबर कौन सा है, और नंबरिंग जब हम करेंगे तो उस ओर से करेंगे, उस साइड से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पड़ता है। जैसे कि अगर हम नंबरिंग करना चाहें इसके अंदर, तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, दूसरे नंबर पे आया ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, अगर हम इस साइड से करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तीसरे नंबर पे आया। तो पास कहां से पड़ा, जहां पे दूसरे नंबर पे पड़ रहा था, तो उधर से हमने नंबरिंग डाल दी 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन हमें लिखनी होगी। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन हमने लिख दी 2। ठीक है, अब दूसरा नंबर हम किसका लें, दूसरा नंबर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जो प्रतिस्थापन ग्रुप है, इसका नाम कैसे लिखते हैं, सिंपल है। कार्बन एटम देखिए, हमेशा लगभग हमें अपने कोर्स के अंदर तो एक ही कार्बन मिलेगा, यानी हमेशा हमें क्या लगना है, मैथ लिखना है, मैथ METH मैथ। ठीक है, इसके बाद में हमें मालूम है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है उसमें कौन सा सफिक्स लगता है, प्रत्यय कौन सा लगता है, शब्द के बाद में क्या आता है, वो आता है YL। तो यहाँ पे YL जोड़ दो, YL, तो हो गया मिथाइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात हो गई खत्म। अब बात कर रहे हैं मेन चेन की। तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, कौन सा एल्क यूज करते हैं, कौन सा उपसर्ग यूज करते हैं हम लोग 4 कार्बन के लिए, ब्यूट। यहाँ लिख दिया हमने ब्यूट। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, इसका मतलब ये क्या है, एल्केन। और एल्केन के लिए कौन सा सफिक्स आता है, कौन सा प्रत्यय आता है, वो आता है ANE। उसके आगे ANE को जोड़ दिया, ANE। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पहले हमने यहाँ पे लगाया था कार्बन, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, अब यहाँ लगा देते हैं। लेकिन ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब हम नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दूसरी पोजीशन पर ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ये वाला, इन दोनों को हम अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं कह पाएंगे। तो तीसरा जो तरीका है पेंटेन का आइसोमर्स बनाने का, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि 5 कार्बन हमारे पास में है, 5 कार्बन में से हम 2 कार्बनों को अलग कर देते हैं और 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन रखते हैं, 1 2 और 3 कार्बन हमने रख दिए। 5 कार्बन थे, 3 हमने रख दिए। ठीक है, उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, अब बाकी बचे 2 कार्बन। अब 2 कार्बन लगेंगे कहां पर, ये फर्स्ट वाले पे और लास्ट वाले पे तो लग नहीं सकते, लगेंगे कहां पर, बीच वाले पर लगा देते हैं। एक ऊपर लगा देते हैं, एक नीचे लगा देते हैं। ये लगा दिया ऊपर और ये लगा दिया नीचे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। हर जिसमें हमेशा क्या है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी पड़ती है हमें। वैलेंसी पूरी कैसे करते हैं हम जानते हैं, एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए, 3 बॉन्ड की जगह पर H3 लिख दिया। यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड चाहिए, H3 लिख दिया। यहाँ पे भी एक बॉन्ड है इस कार्बन के पास में और 3 और चाहिए तो H3 लिख दिया। इस कार्बन के पास में भी एक बॉन्ड है, 3 और चाहिए तो H3 लिख दिया। और बीच वाला जो कार्बन है इसके पास में देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से मौजूद है।
कार्बन में 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, तो ये पूरा हो गया। तो ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, नंबर 3। अब इसका हम नाम भी रख के देख लेते हैं, क्या नाम हो सकता है इसका। नाम रखने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले तो सबसे लंबी चेन ढूंढो। सबसे लंबी चेन की बात करें तो इसमें दोनों तरफ से ही सबसे लंबी चेन सेम है। अगर हम यहाँ से बनाएं सबसे लंबी चेन और यहाँ से भी माने सबसे लंबी चेन, तो एक ही स्ट्रक्चर है दोनों तरफ से। ठीक है ना, मान लीजिए ये वाली सबसे लंबी चेन है। ठीक है, अब इसमें हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये जो प्रतिस्थापन समूह है जो कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये कौन से नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है। और नंबरिंग पता करने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, गिनती बोलते हैं। गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, उस ओर से, उस साइड से शुरू करते हैं जहां से ये जो प्रतिस्थापन समूह है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, वो ज्यादा पास पड़ता है। तो अभी वर्तमान जो चित्र है इसमें दोनों तरफ से हम किसी भी साइड से कर लें, राइट से कर लें चाहे लेफ्ट से कर लें, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दूसरे नंबर पर ही पड़ता है। इसलिए हम सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की ये जो प्रतिस्थापन समूह है इसकी पोजीशन को हम लिख लेते हैं। पोजीशन क्या है, 2। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है हमारे को, इसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के पोजीशन की बात तो हो गई। अब हम बात करने हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के नाम की। नाम कैसे लिखते हैं, देखिए एक कार्बन है तो हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में मैथ लगाएंगे, METH। ठीक है, इसके बाद में इसका सफिक्स ढूंढेंगे। सफिक्स क्या होता है, प्रत्यय क्या आता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में, प्रतिस्थापन समूह में, वो आता है YL लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया मिथाइल। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब ये जो स्ट्रेट चेन है उसका नाम लिख दो। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात तो हो गई। अब स्ट्रेट चेन की बात करें तो स्ट्रेट चेन का नाम कैसे लिखेंगे, देखिए कार्बन एटम गिन लो, 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, कार्बन के परमाणु 3 है, तो क्या आएगा, एल्क क्या आएगा, प्रीफिक्स क्या आएगा, उपसर्ग क्या आएगा 3 कार्बन पे, प्रोप, यहाँ पे प्रोप लिख दिया, PROP, प्रोप। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या है, एल्केन। ठीक है, और एल्केन है ही हाइड्रोकार्बन, तो एल्केन में क्या आता है, सफिक्स क्या आता है, प्रत्यय क्या आता है लास्ट वाला, वो आता है ANE। यहाँ पे ANE जोड़ दिया, ANE, तो ये बन गया 2-मिथाइल प्रोपेन। आई बात समझ में। तो यानी कुल मिलाकर के, अच्छा 2-मिथाइल प्रोपेन हो गया, लेकिन यहाँ पे एक बात बताना भूल गया मैं, मिथाइल 2 हैं, ऊपर भी जुड़ा हुआ है और नीचे भी जुड़ा हुआ है। अगर एक ही होता तब तो हम 2-मिथाइल प्रोपेन वो लिख देते, लेकिन नीचे भी जुड़ा हुआ है, 2 हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2-डाई मिथाइल। ठीक है, 2-डाई-मिथाइल। अब खाली 2 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी पोजीशन भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो इसको 2,2 डाई-मिथाइल प्रोपेन। पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की हमने लिखनी थी तो दूसरे नंबर पे तो है ही, लेकिन दोनों ही दूसरे नंबर पे हैं, इसलिए हमने 2 लिख दिया, 2,2। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं इसलिए डाई लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिख दिया, वो है मिथाइल लिख दिया, और फिर हमने मेन चेन का नाम लिख दिया प्रोपेन। तो ये क्या बन गया, 2,2 डाई-मिथाइल प्रोपेन। आई बात समझ। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पेंटेन के आइसोमर्स की। 3 आइसोमर्स बन गए, एक स्ट्रेट चेन और 2 ब्रांच चेन वाले, शाखित श्रृंखला वाले। ठीक है, इनके नाम भी हमने रख के बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं एल्केन में से ही।